नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम चर्चा करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार डी शिव कुमार ने अपनी पार्टी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल को नफरत फैलाने वाला संगठन बताते हुए जनता से इस पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया है। कहा है कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना आतंकी संगठन पीएफआई से की गई है। सेवा, सुरक्षा और संस्कृति के ध्येय के साथ चलने वाले विश्व हिंदू परिषद का युवा संगठन और देश का बल बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रही है। इससे पहले भी 1992 में 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा था, लेकिन एक वर्ष के बाद ही उसे हटा लिया गया था। आज कांग्रेस द्वारा विश्व हिंदू परिषद की तुलना पीएफआई से करने और उस पर प्रतिबंध लगाने की बात का विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी ने जोरदार तरीके से विरोध किया है। वीएचपी के अंतर्राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि देश इसे स्वीकार नहीं करेगा। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को कट्टरपंथियों का घोषणा पत्र बताते हुए कहा कि अगर जिन्ना जिंदा होता तो वह ऐसा घोषणा पत्र नहीं बना पाता, यानी इससे ज्यादा कट्टरता जो है जिन्ना भी नहीं ला पाता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस एक मुस्लिम कट्टरपंथी पार्टी बन गई है और कर्नाटक में चुनाव प्रचार जोरों पर है। 10 मई को मतदान होना है और सभी पार्टियां अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने के लिए घोषणाएं भी कर रही हैं। कांग्रेस ने बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करने के साथ साथ बीजेपी के अल्पसंख्यक आरक्षण को खत्म करने की बात का जवाब देते हुए यह भी कहा है कि अल्पसंख्यक आरक्षण को बरकरार रखा जाएगा। मुस्लिम वोट की राजनीति करने वाली पार्टियां आतंकी संगठन पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को खत्म करने के लिए पहले दिन से ही प्रयासरत है और इसके लिए तरह तरह की तिकरमबाजियां भी हो रही है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे और जवाब लेंगे कि आतंकी संगठन पीएफआई से बजरंग दल की तुलना करना कितना सही है। क्या बजरंग दल को प्रतिबंधित करने और उसकी तुलना पीएफआई से करने के पीछे कांग्रेस की मंशा पीएफआई पर लगे प्रतिबंध को हटाना है? क्या हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की बात करने वाले बजरंग दल पर प्रतिबंध की बात करना कांग्रेस के हिंदू विरोधी एजेंडा का हिस्सा है? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे परिचय कराएंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, क्योंकि यह केवल दो मसला नहीं है कि मुस्लिम आरक्षण को बरकरार रखा जाएगा और बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाया जाएगा, बल्कि इसके अलावा गौ हत्या जो कानून है उस कानून को भी वापस लेने की बात कांग्रेस ने अपने इस एजेंडे में कही है। क्या है पूरा मसला, एक बार देखते हैं रिपोर्ट, उसके बाद परिचय करवाएंगे अपने मेहमानों से और चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में चुनावी रण सज चुका है। सियासी बिगुल फूंके जाने के बाद पार्टियों ने एक दूसरे पर वार पलटवार करना शुरू कर दिया है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के चलते एक बार फिर कांग्रेस ने सनातनियों के खिलाफ बयान दिया और राष्ट्रवादियों के निशाने पर चढ़ गई। हमेशा अपनी बदजुबानी के लिए पहचाने जाने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर जहर उगला। कर्नाटक में घोषणा पत्र जारी करते हुए खड़गे ने कई सारे चुनावी वादों के लॉलीपॉप जनता को दिखाए, लेकिन अपने भाषण के अंत में प्रतिबंधित कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई के साथ राष्ट्रवादी और समाज हित में काम करने वाले संगठन बजरंग दल से तुलना की। खड़गे ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आने पर बजरंग दल और पीएफआई जैसे संगठनों को बैन किया जाएगा। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कट्टरपंथी इस्लामी संगठन पीएफआई को मोदी सरकार पहले ही बैन कर चुकी है, क्योंकि पीएफआई एक ऐसा संगठन था जो देश विरोधी गतिविधियों में शामिल था, जिसके निशाने पर हिंदुस्तान का हर वो नागरिक था जो वंदे मातरम का समर्थन करता है और राष्ट्रवाद की बात करता है। लेकिन वही बजरंग दल का नारा है सेवा, सुरक्षा और संस्कृति। बजरंग दल का काम है ईसाई धर्मांतरण के साथ साथ गौ हत्या को रोकना और भारत में हिंदू पहचान की रक्षा करना। तो क्या कांग्रेस के निशाने पर बजरंग दल इसीलिए है? बजरंग दल पर प्रतिबंध का वादा कांग्रेस की उस रणनीति का हिस्सा तो नहीं जिसके चलते कभी भगवा आतंकवाद की थ्योरी बनाई गई थी? इस सवाल का जवाब तो खुद कांग्रेस के दिग्गज ही दे पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज।
कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक चुनाव के लिए अपना मैनिफेस्टो जारी करते समय जिस प्रकार एक प्रखर राष्ट्रभक्त संगठन बजरंग दल की तुलना एक कुख्यात राष्ट्र विरोधी आतंकवादी और प्रतिबंधित संगठन पीएफआई के साथ की है, वह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बजरंग दल का एक एक कार्यकर्ता देश के लिए, समाज के लिए समर्पित है और पीएफआई की गतिविधियों से पूरी दुनिया परिचित है। हां, जहां जहां भी पीएफआई के लोग सरतन से जुदा गैंग के रूप में खड़े हुए और कांग्रेस की सरकारों ने उनका समर्थन दिया, वहां वहां बजरंग दल के कार्यकर्ता प्रत्येक लोकतांत्रिक तरीके का प्रयोग करके उस सरतन से जुदा गैंग के आतंक को समाप्त करने के काम में लगा। ने पीएफआई को बैन किया है। कांग्रेस बोल रहा है मैं बजरंग दल को बैन करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि मैं मुस्लिम रिजर्वेशन दोबारा चालू करूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि गो हत्या का विरोधी कानून को मैं दोबारा गो हत्या को रेगुलराइज कर दूंगा। कांग्रेस बोल रहा है कि एंटी कन्वर्शन बिल जो हुआ है उसको खत्म करूंगा। आज जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है ये कंप्लीट मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट मैनिफेस्टो है। जिन्ना भी जिंदा होता था तो ऐसा मैनिफेस्टो कभी नहीं देता था, मेरा विश्वास है। लेकिन आज आप जिन्ना से भी तो कांग्रेस के मैनिफेस्टो पे बवाल मचा हुआ है और एक ऐसा मैनिफेस्टो बीजेपी इसे बता रही है कि जो शायद इतना कट्टर मैनिफेस्टो जिन्ना भी तैयार नहीं कर पाता। करेंगे चर्चा, हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। विनीत त्यागी है बीजेपी की तरफ से, आदेश भारद्वाज है कांग्रेस की तरफ से और अमितोष पारिक है राष्ट्रीय प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के और हाजी नाजिम खान है मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे। सभी मेहमानों का स्वागत है और आदेश भारद्वाज जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। आदेश जी, जो घोषणा पत्र जारी किया है आपकी पार्टी ने कर्नाटक के लिए और जिस तरीके की बातें इस घोषणा पत्र में की गई है, क्या आपको लगता है कि वो बातें सही है और अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो इन चीज़ों को लागू करेगी और लागू करने के बाद उसकी प्रतिक्रिया जो होगी क्या कांग्रेस उसे झेल पाएगी? बजरंग दल की तुलना यानी बजरंगी की तुलना भाईजान से करना, उस भाईजान से करना जिसके संबंध देश विरोधी ताकतों से हैं, जो आतंकवादियों होने का उन पर आरोप लगा हुआ है, जो देश विरोधी जो कार्य है उसमें हमेशा शामिल रहते हैं और जो देश में गज़वाए हिंद लाना चाहते हैं, जो जिनके पास ब्लूप्रिंट मिलता है 2047 में भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का, वैसे संगठन के साथ बजरंग दल की तुलना करना कितना जायज़ मानते हैं? क्या राजनीति के लिए नेता या पार्टी इतना गिर जाएगी कि राष्ट्र का भी ध्यान नहीं रखेगी? आदेश भारद्वाज जी ने लिखा है जी, हम वो करेंगे और कर्नाटक की दशा को सुधारेंगे। जो है हमने लिखा है कि अगले 5 सालों में किसानों के कल्याण के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च करेंगे। हम दूध के ऊपर 5 रुपए जो सब्सिडी है उसको बढ़ा के 7 रुपए करेंगे। हम नारियल और अन्य फसलों के लिए एमएसपी सुनिश्चित करेंगे। हम हर घर को 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। महिलाओं के लिए 200 यूनिट या 300 यूनिट? 200 यूनिट या 300 यूनिट? 200 यूनिट, शायद 300 यूनिट शायद आपने कहा है, कोई बात नहीं। सॉरी 300 यूनिट। हाँ 300 यूनिट। देखिए मैनिफेस्टो आपने जारी किया और आपको ये भी नहीं पता 200 यूनिट है कि 300। हर घर के लिए हाँ 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। जो ठीक है। जो हमारे नौजवान पढ़े लिखे साथी हैं उनको 3000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे। जो है नहीं आदेश जी, ये तो सही है, मुझे इसका विरोध नहीं है। आप 300 यूनिट दीजिए, 500 यूनिट दीजिए, किसानों को मदद दीजिए, कोई विरोध नहीं है इससे। लेकिन जो 2-3 बातें जो कही है उससे विरोध है और इसीलिए मैं आज ये प्रोग्राम कर रहा हूँ और इसी का जवाब जनता भी सुनना चाहती है कांग्रेस से कि बजरंग दल पे क्यों बैन करेंगे? भ्रष्टाचार पे पूरी तरह से अंकुश लगाएंगे। नहीं लगाइए, अच्छी बात है, लगना चाहिए, मुझे विरोध नहीं है, मैं आपके साथ हूँ। भ्रष्टाचार पे आप लगाम लगाइए, मैं साथ हूँ आपके, मैं उस पर कोई विरोध नहीं करता। कोई भी पैनलिस्ट यहाँ पे है कोई विरोध नहीं करेंगे। लेकिन बजरंग दल पे आप प्रतिबंध क्यों लगाएंगे? गौ हत्या प्रतिबंध कानून जो है उसको वापस क्यों लाएंगे? और जो मुस्लिम आरक्षण, धर्म के नाम पे जो आरक्षण दिया गया है उसको फिर से बहाल करने की बात आपने क्यों की है? इसका जवाब चाहिए जनता को। मुकेश जी, गो हत्या के बारे में किसी तरह की कोई बातचीत नहीं है। जो व्यक्ति, संगठन समाज के अंदर
अराजकता फैलाने का काम करेंगे, समाज में द्वेष फैलाने का काम करेंगे, उनके साथ भारत के कानून के तहत डील किया जाएगा, उनके ऊपर प्रतिबंध भी लगेगा और उनको सजाएं भी दी जाएंगी। नहीं, वो तो सही है, ये तो सामान्य कानून पहले से बना हुआ है। आईपीसी तो यही है ना, जो अगर आप कानून के हिसाब से काम नहीं करेंगे तो कानून अपना काम करेगी। इसके लिए घोषणा पत्र में आपने सही कहा, सामान्य कानून का पालन नहीं हो रहा। आज देश खतरे में है, सच्चाई में संविधान का पालन नहीं हो रहा। ये वही हमने इसमें लिखा है, जो है वही हमारे चुनाव। ठीक है, ये तो सर आदेश जी, आप इतने विद्वान आदमी हैं, देश कानून से चलेगा। बिल्कुल आदेश जी इतने विद्वान आदमी हैं, देश कानून से चलेगा बोलने की क्या जरूरत है, ये तो चलना ही चाहिए। जो नहीं चलेगा तो फिर जनता रिजेक्ट कर देगी, तो फिर आपको देगी तो आप चलाइएगा कानून। आपको लगता है कि अगर कानून से नहीं चल रहा है तो आप चलवाइए, इसमें किसी को विरोध। लेकिन जो मेरा सवाल है कि बजरंग दल की तुलना पीएफआई से किस आधार पे किया है आपने? बजरंग दल की तुलना नहीं, पीएफआई भी वैसा ही संगठन है और बजरंग दल भी वैसा ही संगठन है। कैसे? क्या बजरंग दल गजवाए हिंद की बात करता है? क्या बजरंग दल जो है वो आतंकवादी घटनाएं करता है? क्या बजरंग दल देश में विस्फोट कराता है? क्या बजरंग दल सर तन से जुदा करता है? क्या बजरंग दल धर्मांतरण करवाता है? क्या करवाता है बजरंग दल? पीएफआई से कैसे आपने जोड़ दिया दोनों को, एक कैसे कह दिया आपने? जो समाज के अंदर जो है वैबस फैलाएगा, जो समाज के अंदर वातावरण बिगाड़ने का काम करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। किसी तरह की कोताही नहीं बरती जाएगी और देश के अंदर, कर्नाटका के अंदर पूरी तरह से कानून का राज होगा। ये हम करना चाहते हैं और ये हम करेंगे। ये बजरंग दल वाली बात नहीं की, ये बात तो करेंगे। ये कौन सी नई बात करेंगे सर? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना सरकार की जिम्मेदारी है, हर एक सरकार करती है। आप करेंगे तो नया क्या है इसमें? वर्तमान में वही जिम्मेवारी नहीं निभाई जा रही, इसीलिए तो जो है तो क्यों पीएफआई को बैन कर देना? लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी नहीं निभाना है? मुकेश जी, वंशराज ठेकेदार ने 60 लाख रुपए का काम किया और उससे संतोष पाटिल ने 40% कमीशन मांगा। तो ये तो आप मैनिफेस्टो में लिखा, ये तो मैनिफेस्टो में आपने लिखा नहीं कि आप कमीशन वापस करवा देंगे। आपको ये लिखना चाहिए था ना। कमीशन की प्रथा पूरे देश में हमने खत्म की है। उसी के कारण सरकार गई थी आपकी, उसी कमीशन के कारण सरकार चली गई थी ना आदेश जी। उसी कमीशन खाने के कारण 2G स्पेक्ट्रम में सरकार चली गई थी ना आपकी। पहले खत्म कर लेते आप। झूठा प्रचार था। चलिए हमारे साथ अमितोष पारिक जी है। झूठा प्रचार किया गया 2G स्पेक्ट्रम के अंदर, किसी भी व्यक्ति को सजा नहीं हुई। आप तो जनता को बेवकूफ समझते हैं। अरे आदेश भारद्वाज जी, जनता बेवकूफ नहीं है सर। आप झूठ बोलिएगा, जनता विश्वास थोड़ा ही कर लेगी। एक बार विश्वास कर लेगी, दूसरे बार भी थोड़ी करेगी, तीसरी बार थोड़ी करेगी। जनता बेवकूफ नहीं है। यही गलती है आपकी, आप जनता को बेवकूफ समझते रहे और जनता आपको बेवकूफ बनाती रही। जो बेटियां जिन्होंने हिंदुस्तान का सम्मान बढ़ाया, फिर आप लोग वही ले दे करके। अरे तो भाई केस दर्ज हो गया ना, केस दर्ज हो गया ना मामला। आप लोगों को जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब नहीं है तो आप जंतर मंतर चले जाते हैं। आशुतोष पारिक जी, क्या प्रतिक्रिया है? पहली, बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात कांग्रेस ने कही है, अगर सरकार आ गई तो प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, और पीएफआई से तुलना की गई है आपके बजरंग दल की। क्या कहेंगे? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? मुकेश जी, ये बात बहुत स्पष्ट है कि कांग्रेस ने जब ये मैनिफेस्टो अपना प्रथम दृष्टया जनता के समक्ष लाए तो इन्होंने ये बात स्पष्ट कर दी कि कांग्रेस आज उसी रीति और नीति पे चलती है जब 3 बार इन्होंने संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया था और अंत में एक भी एविडेंस संघ के विरुद्ध नहीं मिला और इनको हटाना पड़ा। सबसे मूर्खतापूर्ण बात यह है कि पीएफआई जैसे रेडिकल इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन से एक प्रखर राष्ट्रवादी संगठन का तुलना करना इनकी एक रीति और नीति बन चुकी है। ये विचलित नहीं करता है मुझे मुकेश जी, इसलिए नहीं करता है क्योंकि इन्हीं के पार्टी के नेता ने संघ को एक बार आईएस स्टेट से भी तुलना करी थी, सलमान खुर्शीद ने। बिल्कुल इन्हीं के पार्टी के नेता जब राष्ट्र स्वयं सेवक संघ के कार्य सेवक अपने सीने पे गोली खा रहे थे राम जन्मभूमि के निर्माण के लिए, तब राम के अस्तित्व पे सवाल उठाने वाली पार्टी थी ये। इन्हीं के पार्टी के नेता मुख्यमंत्री राजस्थान के खालिस्तान से हिंदू राष्ट्र की तुलना करते हैं। तो इनको यह समझ नहीं आ रहा कि कौन सा संगठन राष्ट्रवादी संगठन है और कौन सा संगठन ऐसा संगठन है जो सिर्फ राष्ट्र के अगेंस्ट की गतिविधियों में लिप्त है।
ये हर्षा के ऊपर मर्डर केस हुआ, एक एविडेंस नहीं उठा पाए और उसके खिलाफ जितने भी लोग उसके अंदर इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ नहीं बोल पाए। तो ऐसी पार्टी जो आज लोगों के समक्ष आके एक राष्ट्रवादी संगठन को बैन करने के घोषणा पत्र के अंदर में सम्मिलित करती है, उस पार्टी का अस्तित्व वो है जो राम के ऊपर उठाएंगे। और मैं इनसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कितने बजरंगी को आप बैन करेंगे? हर घर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने बजरंगी को डाल दिया है, हर घर में राम का निर्माण हो गया है। किस किस घर के अंदर में आप बजरंगी को बैन करेंगे? मैं इनसे प्रतिबंधित सवाल लगाने वालों से पूछना चाहता हूं। बिल्कुल, आदर्श भारद्वाज जवाब देंगे, लेकिन इससे पहले मैं विनीत त्यागी जी के पास जाना चाहूँगा। विनीत जी, क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा मसला है, ये कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो में ये बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात करी है, पीएफआई पे जो प्रतिबंध बीजेपी ने लगाया, क्या आपको लगता है कि ये उस प्रतिबंध को हटाने की दिशा में उठाया गया कदम है? क्या कांग्रेस चाहती है कि इसी बहाने जो है चर्चा ये भी शुरू हो कि पीएफआई पे जो प्रतिबंध लगा हुआ है वो गलत है और उसको हटाना चाहती है? कांग्रेस की असल मंशा बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाना नहीं है, बल्कि पीएफआई से प्रतिबंध उठाना है। पहले तो कितना दुर्भाग्यपूर्ण है कि बजरंग बली की धरती पर बजरंग बली के दिन आप बजरंग बली के भक्तों को बंद करने की बात कर रहे हैं। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है ये, शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। और ये केवल बजरंग दल का विषय नहीं है, एक्चुअल में जो कांग्रेस की एक हिंदू विरोधी मानसिकता रही है हमेशा से, ये उसका ही प्रतिबिंब है। बार बार निकल के आती है। जो श्री राम को ताले में बंद रख सकते हैं, श्री राम के अस्तित्व पे जो प्रश्न उठा सकते हैं, जो कोर्ट में जाके बोलते हैं कि श्री राम जो है वो काल्पनिक है, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उनको ताले में बंद रख सकते हैं, कार सेवकों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं और एक ये पक्ष रख सकते हैं कि श्री राम मंदिर का कभी निर्माण नहीं होना चाहिए। तो उनसे आप क्या उम्मीद रखते हैं? और मैं इनको बता देता हूं, जो पीएफआई और ये बजरंग दल का जो कंपैरिजन करके वहां दिखा रहे हैं, ये एक्चुअल में पीएफआई के लिए बैटिंग वहां पर कर्नाटका में करने का काम कर रहे हैं। पीएफआई कौन है? पीएफआई जब से सिमी को प्रतिबंधित किया गया, उसने ही दूसरा रूप पीएफआई का लिया और वहां उसने किस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है, कैसे उसने जितने भी दंगे होते हैं देश में बड़े, उसमें पीएफआई का जरूर कुछ ना कुछ रोल मिलता है, हमेशा मिलता है। कैसे उनको फंडिंग करते हैं, देश को बर्बाद, देश को तोड़ने की कामना रखने वाले बाहर के जो लोग हैं, बाहर की जो ताकतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो या फिर आतंकवादी संगठन हो, वो पीएफआई को समर्थन करते हैं और फंड भी करते हैं। ऐसे लोग पीएफआई के साथ खड़े हैं और पूरे पुख्ता सबूतों के साथ पूरी जांच के बाद जब यह पाया गया कि देश को अस्थिर करने के लिए, देश में आतंकवादी घटनाएं करने के लिए पीएफआई जिम्मेदार है, उसके बाद उसको बैन किया गया। बिल्कुल, येदियुरप्पा जी ने जब सरकार ने वो किया, येदियुरप्पा जी की, उसके बाद जब सिद्धरामैया जी की सरकार आई, इन्होंने क्या किया? इन्होंने पीएफआई के जो हमने केस किए हुए थे, जो केस चल रहे थे कोर्ट में, उन सबको माफ करके बरी कर दिया, सारे केस वापस कर लिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो प्रयास है आदेश जी, बिल्कुल निराधार बेबुनियाद बात नहीं, बिल्कुल ये ऑन पेपर है सर, ये ऑन पेपर है। आपका चेहरा जो है वो पूरा भारत जान चुका है। आप भगवान श्री राम का और भगवान बजरंग बली का अपमान करके इस देश में जो तुष्टीकरण की राजनीति से चुनाव जीतना चाहता है, मैं आपको बता देता हूँ, आपकी जो आज की दुर्दशा है वो केवल इसलिए क्योंकि आपने श्री राम का अपमान किया था, और जो बचा कुचा आपका अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा क्योंकि आपने बजरंग बली का आज अपमान किया। बिल्कुल। हाजी नाजिम, क्या आपको लगता है कि ये जो कर्नाटक का चुनाव आ रहा है पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी एजेंडा और मुस्लिम समर्थक एजेंडा, इसी एजेंडे पे एक कम्युनल लाइन पे आकर के टिक गया है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि जो आरक्षण है धर्म के नाम पे 4% जो अल्पसंख्यकों को जो आरक्षण दिया जा रहा है वो आरक्षण खत्म करेगी। कांग्रेस कहती है अब मैं आऊँगा तो उसे बहाल कर दूंगा। ये पूरा जो मसला है पीएफआई और बजरंग दल ही नहीं बल्कि मुस्लिम और मुस्लिम विरोधी, इस पे आकर के टिक गया है। हाजी, क्या आपको लगता है कि कर्नाटक चुनाव जो है वो रिलीजियस एंगल पे लड़ा जा रहा है और मुसलमानों को टूल की तरह इस्तेमाल कर रही है दोनों पार्टियां? देखिए मुकेश, जिस तरीके से ये कहा गया है, जो काम आज कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में लिया गया, काश अगर हमारे भाजपा सरकार अगर
ले लेती थी, तो भारत के अंदर जो एक मुस्लिम समाज के साथ एक जिस तरीके की मॉब लिंचिंग होती है वो नहीं होती। अब ये बताएं कि मुस्लिम समाज की मॉब लिंचिंग कौन करता है, कौन सा एक संगठन है? वो सही है, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बिल्कुल सही लिया है सर। और यह है कि अगर जो भी असामाजिक तत्व या जो संगठन है पूरे देश के अंदर अगर तोड़ने का काम करते हैं तो उनके खिलाफ भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए। उसमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो मुस्लिम संगठन है या हिंदू संगठन है। भारत सरकार को उन पे सख्त से सख्त कदम उठाने चाहिए और उसको बैन कर देना चाहिए, चाहे कोई सा भी संगठन हो। अब ये बताएं कि भारत तो असामाजिक संगठन कैसे है? बजरंग दल और सामाजिक संगठन कैसे है? साबित तो कीजिए, आपके कह देने से हो जाएगा। आपने बोल दिया और हो गया। मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। बताइए, प्रूफ ये बताएं कि सुनिए, प्रूफ करके दिखाऊंगा। जुनैद नासिर को जिंदा बोलोरो में कौन से संगठन ने जलाया? अरे कौन से संगठन ने जलाया? तो वो संगठन आज भी खुला घूम रहा है, तो बैन होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? अमितोष और इन दोनों को सामने लाइए, आमने सामने लाइए, अमितोष को और हाजी को। मुसलमानों को खुलेआम मार दिया गया था। कौन संगठन मारता है? अभी तो बात पूरी सुनिए। जो मुसलमानों को बताइए कि कचहरी में से भी बारी से अमितोष मैं आ जाऊंगा आपके पास। क्या कानून नहीं है मुकेश जी? कानून नहीं है जो ये इस तरीके का देश के अंदर बना रहे। कांग्रेस ने बिल्कुल सही लिया कि जो भी देश जैसे आतंकवादी संगठन को समर्थन करने वाले लोग आज यहाँ पर आके जुनैद नासिर की बात कर रहे हैं। आपके बात सुनो, चुप हो गया, बात सुनिए आप। क्या नाम है ये? कांग्रेस ने बिल्कुल सही कहा, पीएफआई पे बैन है। आपको सपोर्ट करती है, जय श्री राम के नारे आपको लगाना पसंद है। आपकी रैलियों में निकला जाता है कि सरकार से जुदा, गुलाम नबी की सरकार से जुदा, तब कांग्रेस जी बैन होना चाहिए नहीं? ये बताइए, आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, क्या मुसलमान आपके वजीर आजम की जनता नहीं है? वजीर आजम का पूरा हक है ना? वजीर आजम हिंदू आपको पच नहीं रहा है, आपको पच नहीं रहा है जिहाद की नहीं राम की। ठीक है, त्यागी जी से आपने सवाल, विनीत त्यागी से सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए, आप जवाब लीजिए। सवाल पूछा है आपने, विनीत जी से सवाल पूछा, विनीत जी जवाब दीजिए। बिल्कुल जी विनीत जी जवाब दीजिए। क्या मुसलमान आपके वोटर नहीं है? वोट नहीं देते मुसलमान आपको? सच बोलिएगा। वोटर है या नहीं है वो अलग विषय, लेकिन जो भी नहीं, मोदी जी ने खुद कहा कि मुस्लिम समाज। अरे मेरे भाई, अरे आपने दिया कि नहीं? आप बताओ ना हाजी, अपनी बात करो ना। आपने दिया क्या? आपने दिया है वोट? विनीत जी ने कहा कि मुसलमानों ने वोट नहीं दी, मोदी जी ने। अरे छोड़िए, वोट की बात नहीं हो रही है, मुद्दे की बात हो रही है, सुन लीजिए। ठीक है, वजीर आजम उन्होंने कहा कि मुझे मुस्लिम समाज का वोट मिला है, तो ये वजीर आजम की बात को गलत। ठीक है, अब सुन लिया हाजी। ये बात सुनिए, देखिए, वोटर हो ना हो, देश के नागरिक है, और मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, वो काम भी हमने किया है। जितनी हमारी स्कीम्स हैं उनमें कोई जाति या धर्म के भेदभाव से हम काम नहीं करते, लेकिन हाँ, अगर कोई देश विरोधी काम करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर नहीं आरक्षण हो सकता, तो वो आरक्षण नहीं होगा। आप तुष्टीकरण करने की वजह से अगर ऐसा कोई करेगा, उसके हम विरोध में खड़े होंगे और ऐसे आरक्षण को हम खत्म करेंगे। सरकार में है विनीत जी, जो मुसलमानों के खुलेआम मॉब लिंचिंग ऐसे संगठन करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप आंखों में पट्टी बांधे क्यों बैठे? ऐसे संगठनों के खिलाफ आपको एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कोई भी समाज का हो, चाहे कोई भी समाज का संगठन ऐसा हो जो मानव हरण या मानवता। एक मिनट हाजी साहब, ये बताइए। हाजी नाजिम सर, चलिए ठीक है, ये अमितोष जी कुछ बोल रहे हैं। अमितोष जी। मुकेश जी, मैं इंटरव्यू करके सिर्फ एक ही बात पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि मैं कंडेम करता हूँ और इनको अपनी बात वापस लेनी चाहिए, क्योंकि ये पढ़ लिख के नहीं आते हैं, सिर्फ आपस में सुन के वाली बातों के ऊपर। जुनैद नासिर वाले केस में भरतपुर के अंदर में ये बात स्पष्ट हो गई थी कि बजरंग दल का कोई कार्यकर्ता उसमें लिप्त नहीं था। तो एक मिनट आप बीच में मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, मैं मुकेश जी के माध्यम से बोल रहा हूँ, आप बीच में मत बोलिए। तो ये इनके पास प्रूफ मैं देता हूँ आपको। 13 लोगों को मरवा दिया पीएफआई ने, 86 पॉलिटिकल मर्डर्स थे, 8 हिंदुओं को जलवा दिया था इन लोगों ने। उसके बाद टी जोसेफ के हाथ कटवा दिए थे इन लोगों ने। जो इस तरह के संगठन में गतिविधि में लिप्त आतंकवादी संगठन जैशे मोहम्मद से इनका ताल्लुकात है, उनको सपोर्ट कर रहे, समर्थन कर रहे। कहां चली जाती है इनकी बात? जब जय श्री राम के नारे लगाते हुए लोग शोभा यात्रा निकालते हैं, उनके ऊपर पथराव हो जाता है। कहां चली जाती है इनकी बात? जब लव जिहाद के केस होते हैं, 5000 महिलाओं को केरला के अंदर में कन्वर्ट कराया था पीएफआई की नेशनल वुमेन विंग ने। कहां चली गई थी आपकी आवाज तब? इसलिए ये बात समझने की आवश्यकता है कि बजरंग दल में और पीएफआई में एक बहुत बड़ा अंतर है। मुकेश जी, आपके सुदर्शन के माध्यम से इस अंतर को बताता हूं। ये बात करते हैं काफिर की जो जिहाद लाते हैं, हम बात करते हैं राष्ट्रवाद की, क्योंकि जय श्री राम कहते हैं। ये इन्हें समझ नहीं आ रहा है।
बिल्कुल। और एक चीज आदेश जी और हाजी नाजिम, आप दोनों से, आप हाजी नाजिम, आप कह रहे हैं जुनैद वाले। मुकेश जी, काफिर और जिहाद का मतलब क्या, ये बताएंगे तो सही। अरे भाई, एक ही चीज को कितनी बार हर एक प्रोग्राम में एक ही सवाल पूछ लेते हैं। अरे भाई, यहाँ कौन बनेगा करोड़पति क्विज नहीं खेल रहा हूँ। आपके जो सवाल पर जिस पे बात हो रही है उसमें बात कीजिए। रोज रोज एक ही सवाल पूछने लगते हैं आप। मैं चिट्ठी लिख करके भेज दूंगा, पढ़ लीजिएगा आप क्या है मतलब। हमारे जितने दर्शक है सब मतलब समझते हैं, हमारे सारे दर्शक समझते हैं, हमारे सारे पैनलिस्ट समझते हैं। मैं आपको एक ही चीज बार बार नहीं बताऊंगा। मैं आपको रोज एक ही सवाल पूछते हैं आप, एक बार में समझ नहीं आती बात आपको। जब आप रोज एक बात बताते हैं, समझना चाहिए। आप ये बताइए, जब जुनैद की बात हुई, जब जुनैद वाला मसला हुआ था, उस समय आपने बजरंग दल पे तो कोई प्रतिबंध लगाने की बात नहीं करी थी। अब चुनाव आया है तो आप प्रतिबंध की बात कर रहे हैं। चुनाव में घोषणा पत्र में क्यों? अगर आपको लग रहा था कि वो नाजायज हुआ है, बजरंग दल का इन्वॉल्वमेंट है, तो आप वहां पर उस दिन तो नहीं कह रहे थे कि ये प्रतिबंध लगा दो। आदेश जी, ये आपसे भी सवाल है, उस दिन तो प्रतिबंध की बात आप लोगों ने नहीं करी थी। आज जब चुनाव है, जब आपको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, आपको मुसलमानों का वोट लेना है, तब आप उसके लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए जो है आप बैन की मांग कर रहे हैं, पीएफआई से तुलना कर रहे हैं उसकी। मुकेश जी, आप इसको धर्म के साथ गलत जोड़ रहे हैं। इन्होंने सुबोध सिंह की भी हत्या की थी। जो लोग सड़क पे चलते हुए निर्दोष व्यक्ति की या सरकारी अधिकारियों की हत्या कर दें, प्रधानमंत्री जी ने खुद ये कहा था कि मॉब लिंचिंग जो है, मैं इसकी निंदा करता हूं। और आज भी सब कोई निंदा करता है सर। क्या आप नहीं करते निंदा? कभी माफ नहीं करूंगा। मॉब लिंचिंग की निंदा आप नहीं करते क्या? आदेश जी, आदेश जी, मॉब लिंचिंग की प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ये सब कहते हैं, आलोचना सब करते हैं, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूं। मेरे जितने पैनलिस्ट हैं सभी कोई मॉब लिंचिंग की जो है वो आलोचना करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करता इसको। मेरा सवाल कुछ और था, मेरा सवाल कुछ और था, उसका जवाब दीजिए आप। जिन लोगों के द्वारा वो किया जाता है, उन लोगों के ऊपर अंकुश लगेगा, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वो व्यक्ति हो या संगठन हो, उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। आज उनको एक्शन नहीं, फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, ये दिक्कत है। इससे पता नहीं कहां से आप लोग देख लेते हैं। सुबोध सिंह की हत्या हुई, उसकी पत्नी से जाके इंटरव्यू कीजिए, उसकी पत्नी से जाके इंटरव्यू कीजिए, उसका इंटरव्यू लीजिए एक बारी, पता चलेगा आपको कि उसकी पीड़ा क्या है। जिन लोगों ने उसके सुबोध सिंह की हत्या की थी, उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मालाएं पहनाई थी, वो हिंदू था। ये हिंदू मुस्लिम का चलिए ठीक है, त्यागी जवाब। ये इशू है इंसानियत का, ठीक है, ये इशू इंसानियत का है। अभी तो जवाब दे रहे हैं। इंसान को इंसान की हत्या करने का अधिकार हमारे कानून में नहीं है। इनसे पूछिए कि आवाज तेज करने से कोई बात नहीं होगी। बात का स्पष्टता जवाब दिए। हर्षा मर्डर केस के बारे में जानकारी है, सबसे पहले मैं बात जानना चाहता हूँ। अरे आपको हर्षा मर्डर केस के बारे में जानकारी है, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ता को मार दिया गया था? क्यों नहीं बोला आपने मैनिफेस्टो में और मंच से? बनाएगा, उनके खिलाफ एक्शन होगा। मुकेश जी, इस तरह से अगर ये डिबेट करेंगे तो कैसे होगा? आदेश भारद्वाज जी, जो सवाल पूछा जा रहा है उसके बारे में, उस पर जवाब दीजिए ना। हर्षा मर्डर केस के बारे में पूछ रहे हैं पारिक जी, क्या उसके बारे में पता है? वो कौन थे? बजरंग दल का कार्यकर्ता था, किस तरीके से बीच सड़क पे उसकी हत्या कर दी गई थी, उसके बारे में तो कुछ भी नहीं कहा। आप लोग सेलेक्टिव हैं। मैंने तो पहले कहा कि जो भी लोग, जो व्यक्ति इस तरह की घटनाओं में लिप्त पाए जाएंगे, संगठन लिप्त पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एक केस मुकेश जी, मैं आपके माध्यम से पूछता हूँ, चैलेंज और चुनौती से कहता हूँ कि पीएफआई के एक कार्यकर्ता का नाम बता दे जो मारा गया हो किसी दूसरे संगठन के द्वारा। मैं खिलाता हूँ आपको, इस बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मारा गया करते हैं, लेकिन गिरे कपड़े को भेड़िया पहन लेगा तो साधु संत हो जाएगा। बड़ा ही साफ सवाल है आदेश जी और हाजी नाजिम कि एक भी पीएफआई का कार्यकर्ता बताइए जिसकी हत्या हुई हो और बजरंग दल का इन्वॉल्वमेंट हो उसमें, या किसी दूसरे का हिंदू संगठन का। एक भी बताइए, एक भी उदाहरण दीजिए। देखिए मुकेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मॉब लिंचिंग की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। सुनिए, चाहे वो हिंदू समाज की तरफ की हो या मुस्लिम समाज की हो। अब बात आ रही है कि पीएफआई, जब पीएफआई एक आतंकवादी संगठन आपने घोषित कर दिया, तो ये बताइए कितने मरते हैं कितने नहीं, उसका डाटा सिर्फ केंद्र सरकार ही बता सकती है। उसका डाटा सिर्फ केंद्र सरकार ही बताएगी। जो विनीत जी वो बताएंगे ना। ठीक है विनीत जी, ठीक है विनीत जी, जब बताइए विनीत जी। देखिए, अभी पारित मेरे भाई ने हर्षा जी की बात की, ऐसे कितने ही लोगों को पीएफआई ने चुन चुन के मौत के घाट उतारा है। और वो कोई इंडिपेंडेंट घटनाएं नहीं है, पूरे पैटर्न से घटनाएं हुई हैं। बिल्कुल, जो भी संघ का काम करता है, बजरंग दल का काम करता है, उनको चुन चुन कर अच्छे कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है। आप पीएफआई और बजरंग दल की तुलना कैसे कर सकते हैं? बजरंग दल के कार्यकर्ता अपना पूरा जीवन देश की रक्षा के लिए, देश के लिए समर्पित करने वाले लोग हैं।
पीएफआई जो है वो धर्म के नाम पर काम करने वाले लोग हैं, जो देश को अस्थिर कर देना चाहते हैं, देश को तोड़ देना चाहते हैं। उनको एक लाइन में लिखने में आपको शर्म आनी चाहिए थी, फिर भी आपने लिखा है। वो कितना दुर्भाग्यपूर्ण भी है, हास्यास्पद भी है, क्योंकि ये कह रहे हैं कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में लिखा है हम पीएफआई को भी बैन कर देंगे। अरे पीएफआई ऑलरेडी बैंड है भाई, पहले से ही बैन किया हुआ है पीएफआई को, उसको आप क्या बैन कर देंगे? तो सारी कहानी इसलिए हो रही है तुष्टीकरण करके। देखिए इनका पूरा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, आपको समझ आएगा कि कैसे मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए बिल्कुल अड़े हुए हैं। ये कहते हैं कि जो गौरक्षा के लिए हम काम कर रहे हैं उसको ये वापस कर देंगे जितने हमने कदम उठाए हैं। एंटी कन्वर्जन जो लॉ लेके आए हैं उसको ये वापस कर देंगे। ये मुसलमानों को धर्म के आधार पर वहां पर आरक्षण देना चाहते हैं। ये बजरंग दल और पीएफआई को एक कैटेगरी में लाकर ये पीएफआई को सॉफ्ट कर देना चाहते हैं। उसको आतंकवादी संगठन जो आज कहा जाता है, जो सबने माना है, उसको ये एक संरक्षण देने का काम इस वजह से कर रहे हैं जो बजरंग दल के। बिल्कुल यही बात है कि ये जो पूरा मसला है, ये बजरंग दल को बैन करने से ज्यादा पीएफआई भी जो बैन लगा हुआ है उसको सॉफ्ट करना और उसके बैन को उठाने की तरफ बढ़ाया गया कांग्रेस का ये कदम है। मुझे लगता है कि ये बजरंग बिल्कुल गलत कह रहे हैं और मैं आपको करेक्ट भी कर देना जी। अरे आदेश जी, आप वही लोग हैं जो बटला एनकाउंटर में आतंकवादियों के मरने पर आंसू बहाते थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में धर्म के आधार पे कहीं पे कोई आरक्षण नहीं है। जो आरक्षण दिया गया आरक्षण कमेटी, तो फिर तो आपने आरक्षण क्यों दिया? कि वो ओबीसी में है, वो ओबीसी से है। अरे भाई साहब के आधार पर आरक्षण दिया गया तो अल्पसंख्यक अगर वो ओबीसी में है, भारद्वाज जी अगर वो ओबीसी में है तो अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं आप? ओबीसी में क्या अल्पसंख्यक शब्द का इस्तेमाल है? ओबीसी में अल्पसंख्यक है क्या? उसमें तो कास्ट का नाम है ना, उसमें तो कास्ट का नाम है। ओबीसी की कैटेगरी में है, ओबीसी में उनको आरक्षण दिया गया है। तो यही तो आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को ना। ओबीसी में आरक्षण है अगर तो ओबीसी के आरक्षण का कैप बढ़ाइए ना। अरे आदेश जी आप किसको बता रहे हैं? आप टिकट बांट रहे हैं, यही अरे आप किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आदेश जी आप बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। आरक्षण दिया है और वो इस देश में नहीं चलेगा, ये समझ लीजिए। और आपकी पार्टी भी समझ लीजिए। को छोड़ के आए थे जिसको हमने सलाखों में डाला था, हमने सुई से हवाई जहाज तक बनाया, हम देशद्रोही। ये सुई से हवाई जहाज तक। अरे भाई सेना को खून की दाने करने वाला कहने वाले लोग हैं, ये देश को गुमराह कर रहे हैं, उठाने वाले लोग हैं। आप दुनिया के सबसे कमजोर और गरीब देश को दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की श्रेणी में शामिल किया। हमने सुई से हवाई जहाज तक बनाया, हम देशद्रोही। जो हवाई जहाज सुई से हवाई जहाज तक बेचने लग रहा है, देखिए आपके समय पे देश की क्या हालत थी, देश को गुमराह कर रहे हो, देश के नौजवानों को, देश के जनता जानती है, इसी वजह से देखिए आदेश जी आपने जो किया 70 साल तक, इनका पानी काट दिया जाता है, इनके टॉयलेट के ब्लॉक हटा दिए जाते हैं। यही इन्होंने किसानों के साथ किया था। चलिए हमारे पास समय की कमी है और आप लोग जिस तरीके से एक दूसरे की बात को, मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो सिर्फ इसलिए दिया गया है कि बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में जो वादा किया है उस वादे के ठीक उलट आपने अपना मैनिफेस्टो दिया है। ये मैनिफेस्टो मुझे लगता है कि जनता के कल्याण के लिए बनाया है। मुझे लगता है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो को काटने के लिए, उसको डिनाई करने के लिए, उसकी जितनी भी चीज़ें उसमें कही गई है उसके ठीक खिलाफ जो है आपका ये मैनिफेस्टो है। और इसीलिए खासतौर पर बाकी जितनी कल्याणकारी योजनाएं हैं वो तो सही है, आप कीजिए, उसमें किसी को कोई परहेज नहीं है। लेकिन जो बात आपने बजरंग दल के बारे में कही है, बैन लगानी, और पीएफआई से जो तुलना की है, जो गौ हत्या पर कानून का आपने विरोध किया है, ये सारी चीजें जो है कभी से किसी भी देश में या किसी भी राज्य में खासतौर से एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए और हमारे साथ अपनी बात साझा करने के लिए आप सभी मेहमानों का, विनीत त्यागी जी आपका, आदेश भारद्वाज जी आपका, अमितोष पारीक जी आपका और हाजी नाजिम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन जो बात जो बजरंग दल पे प्रतिबंध लगाने की बात है, ये बजरंग बली पर केवल नहीं, कि बजरंग दल पे नहीं है, बल्कि पीएफआई से बैन उठाने की तरफ बढ़ाया गया एक कदम है कांग्रेस का। क्योंकि पीएफआई पर बैन लगने के बाद से जिसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, जिस पर सबसे ज़्यादा दबाव है कि इस बैन को हटाया जाए, वो कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने पीएफआई पर बैन हटाने की सीधी बात नहीं करते हुए इनडायरेक्टली उसे बजरंग दल से उसकी तुलना की है, ताकि बजरंग दल पर अगर प्रतिबंध नहीं है तो पीएफआई पर भी प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। आगे जो अगला कदम होगा कांग्रेस का वो यही होगा कि पीएफआई से बैन हटाओ, नहीं तो बजरंग दल पे बैन लगाओ। इस तरीके की तुलना जो है कहीं से भी
एक्सेप्टेबल नहीं है और जो जनता है वो समझ रही है कि पीएफआई पर बैन हटाने के लिए बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग की जा रही है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।